गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने केमिस्ट्री के चैप्टर में जो 10th क्लास का चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका कुछ पार्ट पहली वीडियो में देखा था। आज हम इसका दूसरा पार्ट लेने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं ये आपको इसी तरीके से पढ़ा रही हूँ जिस तरीके से आपको चैप्टर को एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। देखिए दोस्तों, आप कोशिश यही करें कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आप लिख रहे हैं वो पॉइंट्स में ही लिखें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, तो क्यों ना अपन फुल मार्क्स की ही तैयारी करें। ठीक है, तो जो पहली वीडियो मैंने आपको बना कर दी थी या पढ़ाई थी, उसके अंदर मैंने यही कोशिश की थी कि मैं सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स में ही पढ़ाऊँ। चलिए दोस्तों, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जिस दिन इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपसे उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करूंगी जो कि एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं या जिस पैटर्न में एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते भी हैं। यानी हम क्वेश्चंस के बारे में भी चर्चा करेंगे और एक क्वेश्चंस पे बेस्ड आपको पीडीएफ मैं लिंक में सेंड भी करूंगी, तो वहाँ से आप उस क्वेश्चन आंसर्स को देख भी सकते हैं कि कैसे एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि बीच में पढ़ते वक्त आपको डिस्टर्ब ना हो। और दूसरी बात दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो में और क्या क्या चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट क्या होते हैं और किस किस साइंटिस्ट ने इनके बारे में क्या क्या कहा। दोस्तों, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इन एसिड, बेसिड और सॉल्ट, मेन ये जो चैप्टर बेस्ड है दोस्तों, ये सॉल्ट पे बेस्ड है। तो हम आज कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उनके यूजेस क्या क्या हैं, क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्यों हम उन्हें बना रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। और दोस्तों, इन सॉल्ट्स को आप बिल्कुल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हो। इनफैक्ट बस ये है कि आपको पता नहीं होता कि आप इन्हें यूज़ भी कर रहे हो और ये एक सॉल्ट है, तो यही आपको पहचानना है। दोस्तों, मैंने फिर वापस इस वीडियो को पॉइंट्स में ही लिखा है और आपको वैसे ही एग्जाम में अप्रोच करके आना है। यहाँ से इस टॉपिक से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जो अभी मैं बीच बीच में आपको बताती भी रहूँगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और अपना पहला सॉल्ट लेते हैं जो है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है दोस्तों इस सॉल्ट का? सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। क्या है इसका फॉर्मूला? NaCl। दोस्तों, ये जो NaCl है, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया 1 मार्क्स का कि भैया आप सूत्र बताओ सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि NaCl क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का सबसे पहला फॉर्मूला देखो दोस्तों, सोडियम को आप Na लिखते हो, बिल्कुल सोडियम को क्या लिखते हो आप? Na। सोडियम हो गया आपका Na और क्लोराइड को आप क्या लिखते हो? Cl से। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है सोडियम क्लोराइड। चलिए अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक। दोस्तों, जो नमक आप खाने में खाते हो उसी को ही सोडियम क्लोराइड कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में। तो जो नमक आप खाते हो, साधारण नमक, वो क्या है? सोडियम क्लोराइड है। आगे बढ़ते हैं। इट इज सॉल्ट ऑफ। देखो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। तो वो हमने ऐसे ही नहीं पढ़ा था, वो हमने आज ही के लिए पढ़ा था, ये जज करने के लिए कि कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो अगर मैं NaCl की बात करूं दोस्तों, तो पहली बात तो ये कैसा नमक है। अच्छा, नमक के लिए आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि एसिड और बेस का क्या होता है? मिश्रण होता है, तभी नमक बनता है। और दूसरी चीज़ क्या निकलती है? पानी निकलता है। पढ़ी थी ना आपने कि जब आप एसिड और बेस को मिलाते हो तो 2 चीज़ें बनती है, एक तो नमक बनता है और दूसरा पानी। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि नमक कैसे बनता है, तो एसिड और बेस को मिला दो। या फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो एक तो नमक बनता है, दूसरी क्या चीज़ बनती है? तो दूसरी चीज़ पानी बनती है। चलिए आगे देखते हैं।
तो पहली बात तो ये समझ आई कि ये सॉल्ट है तो एसिड और बेस दोनों से मिलेगा, लेकिन ये कौन सा एसिड और कौन से बेस को मिलाकर मिलता है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ही बेस होना चाहिए। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तो क्या बनेगा NaCl। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये जो Na है ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग बेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, NaCl का जो pH मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। न्यूट्रल बताया था मैंने आपको, 7 मान जिसका होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय। अब इसको बनाते कैसे हैं, कैसे बनता है ये? तो दोस्तों नमक तो आपने भी देखा होगा ना कि जो खारा पानी होता है हम उसे सुखा देते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो जो पानी पानी है वो तो उड़ जाता है और नमक नमक रह जाता है। जैसे दोस्तों आपने कई झीलों में देखा होगा, सांबर झील इसी के लिए जानी जाती है कि वहाँ पर भी पानी को सुखा करके या पानी को उड़ा करके क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। तो कैसा पानी चाहिए आपको? सॉल्ट, नमक वाला, यानी खारा पानी। तो आप खारे पानी को या ओशन वाटर को, क्योंकि दोस्तों जो समुद्र में पानी पाया जाता है वो भी तो खारा ही होता है, तो खारे पानी को सुखा करके या उसको ड्राई करके आप क्या बनाते हो? NaCl। तो ये कुछ बातें थी NaCl के बारे में दोस्तों जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है और आपको इसी तरीके से लिखकर आनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस NaCl के प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ यानी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहली चीज़, नमक आपने देखा ही है दोस्तों, सफ़ेद कलर का होता है और सॉलिड होता है यानी ठोस होता है। तो ये कैसा सब्सटेंस हो गया? वाइट और सॉलिड। इतनी कहानी समझ आई। दूसरी बात दोस्तों, जो नमक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और कितना होता है? 1081 यानी कि 1081 केल्विन। ठीक है, तो जो नमक है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ली। पहली क्या? सफ़ेद होता है और सॉलिड है, ये आप जानते हो, देखते हो आप रोज़। और दूसरी बात क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 1081 यानी 1081। फिर पानी में घोला है नमक को, तो पानी में जब नमक को घोलते तो घुल जाता है ना, तो ये पानी में क्या हो गया? सॉल्यूबल हो गया। दोस्तों जो चीज़ें पानी में घुल जाती है हम उन्हें सॉल्यूबल बोलते हैं, और जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती है हम उन्हें इनसॉल्यूबल बोलते हैं। या अगर मैं ये कहूँ हिंदी में, तो जो चीज़ें पानी में घुल जाती है उसे विलय बोलते हैं, जो नहीं घुलती वो अविलय कहलाती है। तो नेक्स्ट, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। और लास्ट चीज़ ये है कि इट गेट्स आयोनाइज्ड, ये आयोनाइज हो जाती है, बट सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? एक्वस। दोस्तों ये आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जब मैंने आपको एसिड और बेस बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में पूरे के पूरे आयोनाइज हो जाते हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन तो आपको एक्वस ही चाहिए, और तब मैंने आपको एक्वस का मतलब भी बताया था। एक्वस मतलब गाढ़ा पानी, है ना। वो होता तो लिक्विड ही है, लेकिन वो लिक्विड कैसा होता है? गाढ़ा होता है। तो ये आयोनाइज पूरी तरीके से हो जाता है कौन से सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये NaCl की प्रॉपर्टीज थी। दोस्तों एग्जाम में हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि भाई NaCl के बारे में हमें कुछ बताओ, तो आपको इसी तरीके से बताना है। जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था NaCl क्या होता है, वो आपने बता दिया। फिर दूसरी स्लाइड में आपने बात की NaCl के गुण क्या क्या हैं, अब आपने गुण बता दिए। अब भैया आपने NaCl बनाया है तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग तो होगा, तो फिर आप तीसरी चीज़ बताओगे कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो अगर मैं NaCl के यूजेस देखूं तो सबसे पहली बात तो आप इसे खाने में यूज़ करते हो, किसके तौर पर? नमक के तौर पर। तो इट इज़ यूज्ड इन फूड एज कॉमन सॉल्ट, ये तो आप सभी जानते हो। अब इसका दूसरा यूज़ देखते हैं, यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। कई बार हमें खाने को प्रिजर्व करके रखना होता है, यानी कि उसका परिरक्षण करना होता है, और ये परिरक्षण करने के लिए ही हम इस नमक का इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब कई चीज़ें ऐसी है जो नमक में रखने के बाद खराब नहीं होती है, तो वहाँ पर भी इस नमक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तीसरी बात कि इसे यूज़ किया जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में। अब ये फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है दोस्तों?
फ्रीजिंग मिक्सचर ये होता है, देखो कई चीज़ें ऐसी होती है जिसे बाद में यूज़ करने के लिए आप उस चीज़ को फ्रीज़ कर देते हो, ठंडा कर देते हो। मोस्टली चीज़ें आपने देखी हैं जो सीज़न के वाइज हमारे लिए उपलब्ध होती है, इस मौसम में आती है, इस मौसम में नहीं आती है। तो जिस मौसम में नहीं आती है, अगर उस मौसम में हमें इस्तेमाल करना हो तो हम उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखते हैं, थैली में पैक करके। तो वहाँ पर भी इस नमक का कई बार इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप चीज़ों को बचा करके रख सको। तो 3 यूजेस तो हो गए। पहला क्या था, खाने में, दूसरा क्या था, खाने को बचाने में, और तीसरा क्या हो गया, खाने को फ्रीज करने में। आगे चलते हैं। NaOH या फिर Na2CO3, दोस्तों ये तीनों चीज़ क्या होती हैं ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी, ये ज़रूर से आएंगी। तो ये चीज़ें भी बनती है इसका इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल, NaCl का इस्तेमाल, यानी कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके ये तीनों चीज़ भी बनाई जाती है। ये तीनों चीज़ क्या है ये अभी हम आगे की स्लाइड्स में देख लेंगे। तो दोस्तों ये बात थी सोडियम और क्लोराइड की, ध्यान रखनी है आपको। पहली बात क्या थी, इनके कुछ गुण बताए थे, प्रॉपर्टीज़ बताई, इसके बारे में कुछ बताया, और तीसरी चीज़ इनके यूजेस। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिख कर आने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सॉल्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों अपना अगला सॉल्ट देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले देखो आपने पढ़ा था ना कि NaCl का इस्तेमाल इन तीनों को बनाने में होता है। तो ये सबसे पहली चीज़ हम ले रहे हैं अब, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। अब वही सबसे पहली बात, इसका सूत्र ध्यान होना चाहिए। मैंने बोला आपको कि छोटे यानी कि 1 नंबर में इसका सूत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो दोस्तों फिर वापस सोडियम का क्या मतलब होता है, Na, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, बस ये लिखा उल्टा जाता है, ऑक्सीजन को पहले लिखा जाता है, हाइड्रोजन को बाद में। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्या है। दोस्तों आपने घर में भी सुना होगा कास्टिक सोडा, सुना ये नाम आपने, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का ही दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ये कहूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा हम इसे कॉमन भाषा में बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठ कर आता है कि कास्टिक सोडा का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कास्टिक सोडा का दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। या मैं आपसे उल्टा पूछूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, कास्टिक सोडा। तो 2 फॉर्मूले तो बता दिए या 2 सवाल बता दिए। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी आपको NaOH लिखना है। और मैं ये पूछ लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो भी आपको NaOH। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिन पर आपको खास से ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको ये एग्जाम में थोड़े से परेशान कर सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना कि NaOH किसकी सहायता से बनता है, NaOH सोडियम क्लोराइड की सहायता से बनता है। तो यानी आपको चाहिए तो सोडियम क्लोराइड, लेकिन अब सोडियम क्लोराइड से NaOH बनता कैसे, तो आपको सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस, हालांकि आपने दोस्तों 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम 2 रॉड लेते हैं, उस रॉड को पानी में डालते हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। एक रॉड कैथोड होती है, एक रॉड एनोड होती है। अब ये कैथोड और एनोड क्या होता है, तो दोस्तों कैथोड और एनोड चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज भी आपने 9th में पढ़े होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम कैथोड और एनोड जानते तो हैं, लेकिन मैम कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता कि पॉजिटिव को कैथोड बोलते हैं कि पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक क्या है, क्या दोस्तों कैथोड की स्पेलिंग में N आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्या एनोड की स्पेलिंग में N आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, सेकंड पे।
तो एनोड को आप ऐसे ध्यान रखोगे, एनोड होता है नेगेटिव चार्ज। एनोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। कैसे ध्यान रखोगे दोस्तों? एनोड की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? एनोड की स्पेलिंग में एन आ रहा है, और एन किसके लिए यूज होता है? एन हमारे नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है। फिर आप क्या चीज ध्यान रखोगे? कैथोड की स्पेलिंग में क्योंकि एन नहीं आ रहा तो कैथोड क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। तो एक ये छोटी सी ट्रिक है कैथोड और एनोड को ध्यान रखने की। क्या है वो ट्रिक? कि एनोड की स्पेलिंग में एन आ रहा है तो एनोड क्या हो गया? नेगेटिव, और कैथोड की स्पेलिंग में एन नहीं आ रहा है तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो दोस्तों NaOH कैसे बनता है? NaCl से बनता है। NaCl से कैसे बनता है? जब हम NaCl का क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस में हम दो रॉड लेते हैं, उसे पानी में डिप करते हैं और पानी में क्या फ्लो करते हैं? करंट फ्लो करते हैं। एक रॉड किसकी तरह काम करती है? कैथोड की तरह, और एक रॉड किसकी तरह काम करती है? एनोड की तरह, और एक रॉड के ऊपर फिर ये NaOH बन के चिपक जाता है। आई बात समझ में? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो समझ आया कि सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़े। इन इट, अब दूसरी बात, क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। दोस्तों देखो, ये आपके लिए एक सवाल और तैयार हो गया। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं यानी NaOH बनाते हैं तो कितनी गैस निकलती है और कौन कौन सी निकलती है? ये सवाल तैयार हो गया। तो दोस्तों कितनी गैस निकलती है? दो गैस निकलती है। कौन कौन सी निकलती है? तो दोस्तों एक गैस तो मिलेगी आपको पानी से जो कि है हाइड्रोजन, और एक गैस आपको मिलेगी NaCl से जो कौन सी है? क्लोरीन। आप जानते हैं ना दोस्तों, NaCl के अंदर जो Cl है ये गैस ही तो है क्लोरीन, और H2O यानी पानी के अंदर देखो ऑक्सीजन भी क्या है? गैस, और H भी क्या है? गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस हो गई ना, तो एक गैस तो आपको कहाँ से मिलेगी? पानी से जो तो है हाइड्रोजन, और एक गैस मिलेगी क्लोरीन जो कहाँ से मिलेगी? NaCl से। तो दोस्तों कितनी गैस बन रही है? दो गैस। एक कौन सी? क्लोरीन, और एक कौन सी? हाइड्रोजन। अब कौन सी गैस कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों दो ही तो रॉड है, एक कैथोड और एक एनोड, तो एक कैथोड पे मिलेगी और एक एनोड पे मिलेगी, पर किस पे कौन सी मिलेगी? यही चीज आपको ध्यान में है कि क्लोरीन तो मिलती है दोस्तों एनोड पे और हाइड्रोजन मिलती है कैथोड पे। क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन किस पे मिलती है? कैथोड पे, और क्लोरीन किस पे मिलती है? एनोड पे। इतनी कहानी समझ आई? तो सबसे पहली बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है? NaCl से, यानी सोडियम क्लोराइड से बनता है। सोडियम क्लोराइड का क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है ये आपको छोटे से रूप में मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको दो चार्ज ध्यान रखने हैं, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है। जब हम NaOH बनाते हैं तो कितनी गैस रिलीज होती है? दो, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। क्लोरीन कहाँ बनती है दोस्तों? एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ बनती है दोस्तों? कैथोड पे। अब आपको याद करनी है इसकी रिएक्शन। दोस्तों केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा आप रिएक्शन से किसी चीज़ को समझाते हो आपको नंबर भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की रिएक्शन पूछी गई है तब तो आपको बतानी है, लेकिन नहीं भी पूछी गई है और अगर आपको आती है तो आप ज़रूर से लिख कर आएँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे मार्क्स में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन ही पूछ ली जाती है कि भाई आप हमें रिएक्शन बताओ किसको बनने की? NaOH को बनने की। तो आपको वो तो रिएक्शन ही लिखनी है, लेकिन नहीं भी पूछी जाए और अगर आपको आती है तो आप लिख के ज़रूर आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, NaOH किससे बनता है? NaCl से। तो NaCl आपने ले लिया। फिर NaOH के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो ना। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने क्या बताया किस में होता है? पानी में होता है, तो ये पानी लेना पड़ा। अब जब आपने NaCl और पानी को मिलाया तो सबसे पहले तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, NaOH। और थोड़ी देर आपने पहले पढ़ा है कि दो गैस मिलती है, कौन कौन सी? क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये हो गई इसकी रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब
अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है NaOH की? देखो दोस्तों, NaOH की प्रॉपर्टी सबसे पहली ये है कि जिस तरीके से NaCl सफ़ेद रंग का था, वैसे ही NaOH भी कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का ही होता है। दूसरी बात, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 591 केल्विन। और दोस्तों NaCl का कितना था? 1081, 1081, और इसका कितना आया है? 591। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से वो पानी में मिक्स हो जाता है आसानी से, वैसे ही ये भी आसानी से पानी में मिक्स हो जाता है। तीसरी बात, फिर बात आती है कि ये जैसे वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना था, तो ये NaOH खुद क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और लास्ट पॉइंट ध्यान रखना है, इट्स क्रिस्टल। अब दोस्तों ये क्रिस्टल क्या होते हैं? ये क्रिस्टल होते हैं ऐसे सॉलिड जो दानेदार होते हैं। जैसे नमक को अगर आपने देखा होगा ना, तो वो पाउडर नहीं है, उसको बिल्कुल बुरादा नहीं बनाया हुआ है, उसके दाने दाने से हमारे हाथ में उभर कर आते हैं, तो उन्हीं को क्रिस्टल बोलते हैं। तो वैसे ही जो NaOH होता है ना, इसके भी क्या होते हैं? दाने होते हैं। तो दाने टाइप जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अब दोस्तों ये हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हिंदी में बोलूँ तो प्रस्वेद होते हैं। अब ये प्रस्वेद क्या होता है और हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है कि हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसी चीज़ें जो वातावरण से मॉइस्चर यानी नमी को ग्रहण कर लेती है। दोस्तों अगर आप कभी नमक को खुला छोड़ दोगे ना नमी के अंदर, यानी कि बरसात के मौसम में अगर आप नमक को बाहर खुला छोड़ दो, तो आप खुद पाओगे कि वो नमक जो है वो वातावरण से नमी ग्रहण कर लेगा और वो नमी वाला नमक हो जाएगा, अजीब सा ही दिखेगा। तो वैसे ही जो NaOH होता है ये भी हाइग्रोस्कोपिक होता है। मतलब अगर आप इसे खुले में छोड़ दोगे तो ये नमी ग्रहण कर लेगा और सील जाएगा। नमकीन वगैरह सील जाती है ना बरसात के मौसम में, तो वैसे ही ये होता है हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसी चीज़ें जो वातावरण से नमी को खींच लेती हैं। आई बात समझ में? तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी ये भी सफ़ेद होता है। दूसरी आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट बताना है जो क्या होता है 591। तीसरी चीज़ ये बताना है कि ये भी घुलनशील है पानी में। चौथी चीज़ आपको ये बतानी है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और लास्ट में आपको बताना है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनके यूजेस की। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो जो NaOH यूज़ होता है वो होता है साबुन बनाने में और पेपर बनाने में, कागज़। तो साबुन और पेपर को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसका दूसरा यूज़ है बॉक्साइट की मेटलर्जी में, यानी कि बॉक्साइट के धातु कर्म में। अब ये मेटलर्जी क्या होती है? दोस्तों जब भी हम ज़मीन से किसी भी धातु को निकालते हैं या मेटल को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी भी आती है। वो मेटल आपको ज़मीन से या वो धातु आपको ज़मीन से शुद्ध नहीं मिलती, उसे शुद्ध तो हमें करना पड़ता है। तो वो जो शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है हम उसे मेटलर्जी कहते हैं। तो वैसे ही जो बॉक्साइट है ये ज़मीन से निकली हुई धातु है जिसमें बहुत सारी गंदगी है और इस बॉक्साइट की मेटलर्जी करनी पड़ती है, मतलब उसे शुद्ध करना पड़ता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसमें से गंदगी को अलग करना पड़ता है। तो जब हम बॉक्साइट्स में से उसकी गंदगी को अलग करते हैं तो हमें NaOH की आवश्यकता होती है। तो यानी इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि ये कहाँ यूज होता है? बॉक्साइट की मेटलर्जी में यूज होता है। फिर बात करते हैं कि पेट्रोल। दोस्तों ये जो पेट्रोल हमें ज़मीन से मिलता है शुद्ध तो ये भी नहीं मिलता, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जितनी भी चीज़ें ज़मीन में से हम निकालते हैं वो शुद्ध तो नहीं होती ना, उसमें भी गंदगी होती है। तो वैसे ही जो पेट्रोल है ये भी गंदा ही निकलता है और इस पेट्रोल की जो सफाई होती है यानी प्योरीफिकेशन होता है उसके अंदर भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। चौथी बात, फैट और ऑयल, यानी कि हम जब वसा और तेल बनाते हैं उसके निर्माण में भी NaOH का इस्तेमाल होता है। और लास्ट
लैबोरेटरी में रिएजेंट। दोस्तों अगर आपने प्रयोगशाला देखी हो केमिस्ट्री की तो वहाँ पर भी NaOH को रखा जाता है, मतलब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इससे केमिकल रिएक्शंस करके देख सकते हो। तो लैबोरेटरी में भी आपको एक एजेंट की फॉर्म में मिल जाएगा। एजेंट मतलब वहाँ रखा हुआ मिल जाएगा, अभिकर्मक की तरह वहाँ मिल जाएगा। तो ये इसके कुछ यूजेस थे। पहला यूज़ कहाँ है दोस्तों, सोप और पेपर बनाने में। दूसरा यूज़ बॉक्साइट को सही करने में, यानी बॉक्साइट की मेटलर्जी में। तीसरा यूज़ पेट्रोल को प्योरीफाई करने में। चौथा यूज़ फैट और ऑयल बनाने में। और सबसे लास्ट लैबोरेटरी के रिएजेंट में भी आप इसे रख सकते हो। तो दोस्तों दो चीज़ों की बात तो हमने कर ली, एक सोडियम क्लोराइड की जो NaCl था और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो NaOH था। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब मैं बात करने जा रही हूँ ब्लीचिंग पाउडर की। दोस्तों ये भी आप इस्तेमाल करते हो, ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर तो इसे हम बोलते हैं हमारी कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहा जाए दोस्तों, देखो मैं ये टुकड़ों में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसका फॉर्मूला अच्छे से आसानी से बना सको। तो इसका केमिस्ट्री में नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो दोस्तों कैल्शियम को हम Ca लिखते हैं, तो वो रहा देखो Ca। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, O वो रहा देखो O। और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, वो रहा Cl2। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया CaOCl2। तो CaOCl2 का केमिस्ट्री में नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, ब्लीचिंग पाउडर। इतना समझ आया। चलो अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहली बात तो इसका केमिकल नेम हो गया। अब ये बनता कैसे है, तो दोस्तों इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन इन स्लेक्ड लाइम। यानी जब आप स्लेक्ड, दोस्तों इस स्लेक्ड लाइम को ही हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। इस स्लेक्ड लाइम को ही हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, मतलब क्विक लाइम से ही स्लेक्ड लाइम बनाया जाता है। आप इतना ध्यान रखें, क्विक लाइम से ही स्लेक्ड लाइम बनाया जाता है और इस स्लेक्ड लाइम का इस्तेमाल किया जाता है CaOCl2 बनाने में। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, स्लेक्ड लाइम की। ये रहा स्लेक्ड लाइम। इस स्लेक्ड लाइम का केमिस्ट्री में फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका पहला सवाल, स्लेक्ड लाइम को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, तो स्लेक्ड लाइम को केमिस्ट्री में बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास करोगे, क्लोरीन, ये कर दी पास। तो आपको क्या मिल जाएगा, वो आपको जो चाहिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये मिल गया। और दूसरी चीज़ क्या बन के निकल जाएगी, पानी। आई बात समझ में आपको। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को ही हम और क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH होल ट्वाइस। इसके अंदर से क्या पास करनी है, क्लोरीन की गैस। तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और दूसरी चीज़ क्या बन जाएगी, पानी। तो इस तरीके से तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बनाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। चलो आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखें दोस्तों। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहली बात देखो, अभी तक हमने जो दोनों पढ़े थे ना वो सफेद रंग के थे, लेकिन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड येलो रंग का होता तो ये भी सॉलिड है। दूसरी बात दोस्तों, इसकी जो सुगंध होती है ना वो बहुत ही शार्प होती है। शार्प मतलब तीक्ष्ण, मतलब आपको दूर तक इसकी स्मेल आ जाएगी, है ना। इसकी स्मेल आपको दूर तक आ जाएगी, ऐसा लगेगा ये क्या कड़वी सी ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही है। तो बहुत तीक्ष्ण इसकी गंध होती है। कैसे रंग का होता है ये दोस्तों, येलो रंग का, और सॉलिड होता है। फिर नेक्स्ट देखो दोस्तों, जब हमने NaCl पढ़ा तो भी पढ़ा वो पानी में घुल जाता है। फिर हमने NaOH पढ़ा तो भी पढ़ा कि वो पानी में घुल जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, CaOCl2। दोस्तों देखो पानी में तो ये भी घुल जाता है, लेकिन ये ठंडे पानी में घुलता है। किस में घुलता है, ठंडे पानी में घुलता। ये भी पानी में ही है, लेकिन ये कौन से पानी में घुलता है, ठंडे पानी में। आगे बढ़ते हैं। इट गिव्स क्लोरीन व्हेन केप्ट इन
ओपन है। अब क्या है, जब आपने इसको बनाया था तब आपको क्लोरीन गैस की आवश्यकता पड़ी थी, वही क्लोरीन आपने स्लेक्ड लाइम में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास किया था। अब अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को खुली हवा में छोड़ देते हो, पहली बात तो इसे खुली हवा में छोड़ना नहीं है, पर अगर आपने छोड़ दिया तो जो क्लोरीन गैस आपने दी थी ना इसे, वो उड़ जाएगी। तो इट गिव्स क्लोरीन व्हेन केप्ट इन ओपन एयर, यानी इसे खुली हवा में छोड़ते ही क्लोरीन गैस उड़ जाती है, रिलीज हो जाती है। फिर अगला पढ़ते हैं, इट गिव्स क्लोरीन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड। एक और तरीके से भी क्लोरीन निकल जाती है, कब? जब आप इसे एसिड के अंदर मिक्स कर दो। लेकिन दोस्तों ये एसिड कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। अब ये डाइल्यूट वर्ड क्या होता है? देखो दोस्तों, हर तरीके के जो एसिड होते हैं ना, ये दो तरीके से पाए जाते हैं, एक तो डाइल्यूट की फॉर्म में और एक होता है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेटेड। अब ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है? दोस्तों एसिड आपको भी पता है बहुत खतरनाक चीज़ है, इसे हाथ भी कम ही लगाते हैं, जल जाते हैं हाथ, है ना। तो ये एसिड क्योंकि बहुत खतरनाक चीज़ है, तो जब मिक्सचर में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है हम उस मिक्सचर को कंसंट्रेटेड कहते हैं। क्या कहा मैंने? जब मिक्सचर में एसिड की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे कंसंट्रेटेड कहते हैं। लेकिन जब हमें एसिड की मात्रा कम रखनी हो कि भैया इससे नुकसान नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, इस कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिक्स कर देते हैं। जैसे दूध में नहीं होता, जब ताज़ा दूध चाहिए ना, शुद्ध दूध, तो वो तो भैया गाय का निकला और ले आओ। लेकिन जब दूध वालों को उसमें छिड़खानी करनी होती है तो वो क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं ना। मिला दिया पानी, तो दिखता तो अभी भी दूध जैसा ही है पानी मिलाने के बाद भी। तो उसी तरीके से एसिड में, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको मात्रा को कम करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है ताकि उस एसिड की मात्रा कम हो जाए, वो कम नुकसानदायक हो जाए। उसे कहते हैं डाइल्यूट। तो जिस चीज़ में ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, ऐसे मान सकते हो, ये शुद्ध है, ये शुद्ध एसिड है, लेकिन जब आप उसमें पानी की मिलावट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट। ठीक है, तो ये डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्ट करता है तब भी क्लोरीन गैस को निकाल देता है। एक बार वापस देखें, सबसे पहला क्या पढ़ा हमने कि येलो कलर का है और इसकी स्मेल कैसी है? बहुत शार्प है और सॉलिड है। दूसरी बात क्या देखी कि ये पानी में तो मिलता है, लेकिन कौन से पानी में मिलता है? कोल्ड में, ठंडे पानी में। तीसरी चीज़ क्या देखी, जब इसे खुली हवा में छोड़ देते हो तो जो क्लोरीन गैस आपने मिलाई थी इसको बनाने में वो उड़ जाएगी। और चौथी चीज़, क्लोरीन गैस एक तरीके से और निकल जाएगी, कब? जब आप इसे किसके साथ रिएक्ट करो? जब आप इसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करो। और डाइल्यूट क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें क्या मिला दिया गया हो? पानी। चलो, ये रहा आपका CaOCl2, ये आपने इसमें एसिड मिलाया, HCl एसिड होता है, तो CaCl2 बना आपका, O गायब हो गया, ये पानी बना और ये क्लोरीन बन के उड़ गई। आ गई बात समझ? तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरी बात, रिलीज Cl2 रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन। ये क्लोरीन गैस एक और तरीके से भी निकलती है बाहर। देखो दोस्तों, दो तरीके तो पढ़ लिए क्लोरीन वापस बाहर निकलने के। पहला क्या था? खुली हवा में छोड़ दो। दूसरा क्या था? आपने उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया। और अब तीसरी चीज पढ़ रहे हैं, वो तीसरी चीज क्या है? जब आप इसे पानी के साथ रिएक्ट करो, ये देखो, जब आप क्लोरीन को पानी के साथ रिएक्ट करो तो सबसे पहली चीज तो आपको बन गया एक एसिड, ये मिल गया एसिड। और दोस्तों एक आपको ऑक्सीजन मिलेगी। दोस्तों ये ऑक्सीजन अलग हटके है, ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन है। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या होती है? जो कि एटॉमिक एनर्जी में यूज़ की जाती है। अब एटॉमिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों? जो एटम बॉम्ब वगैरह हम बनाते हैं ना, जो आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, उसके अंदर जो हम यूरेनियम के बनाते हैं ना एटम बॉम्ब्स, उसके अंदर इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, तो इस ऑक्सीजन को कहा जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन। और देखो दोस्तों, उसको लिखने का तरीका भी अलग है। वैसे तो आप ऑक्सीजन को क्या बोलते हो कि भैया ये मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है, क्या है? मॉलिक्यूल, यानी कि दो में एग्जिस्ट होता है,
दो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, सिंगल होता ही नहीं है। लेकिन जब आप इसे एटॉमिक ऑक्सीजन बोलते हो तो ये सिंगल होता है और इसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। आई बात समझ? तो ये 3 तरीके हो गए क्लोरीन को रिलीज करने के। पहला क्या, खुली हवा में छोड़ दो, क्लोरीन निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या, इसे आप एसिड के साथ रिएक्ट करा दो, पर वो एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। और तीसरा क्या कि जब आप इसमें H2O मिक्स कर दो तो एक एसिड बन जाएगा और एक एटॉमिक ऑक्सीजन बन के मिल जाएगी। नेक्स्ट, कलर्ड सब्सटेंस। कोई भी चीज़ देखो, इस एटॉमिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसे हम यूज़ कह सकते हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन का यूज़ कह सकते हैं। आप क्या करो, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस लो जो कि रंगीन हो, जिसका कलर हो, और उसके अंदर से इस एटॉमिक ऑक्सीजन को पास कर दो। ये एटॉमिक ऑक्सीजन उसका साला कलर ले लेगी दोस्तों और इस सब्सटेंस को कलरलेस बना देगी। सबसे पहली बात, क्लोरीन में पानी मिलाया तो आपको एक तो एसिड मिला और एक एटॉमिक ऑक्सीजन मिली। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन का क्या इस्तेमाल है, तो जितनी भी चीज़ें रंगीन होती हैं, अगर आपको उसका रंग उड़ाना है तो आप उसमें एटॉमिक ऑक्सीजन को पास कर दो, रंग उड़ जाएगा। लास्ट में दिस ऑक्सीजन परफॉर्म, ये रहा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग यानी कि साफ करने में। ये ऑक्सीजन कहाँ यूज़ की जाती है, किसी भी चीज़ को ब्लीच करने में। ब्लीच यानी साफ करने में। एक बार फिर देखें दोस्तों, सबसे पहली बात क्या थी, येलो सॉलिड था, स्मेल कैसी है, बहुत ही ज़्यादा तीखी है। फिर पढ़ा सॉल्यूबल है पानी में, लेकिन कैसे पानी में, ठंडे पानी में। फिर पढ़ा इसे खुली हवा में छोड़ दो, क्लोरीन उड़ जाएगा। क्लोरीन एक तरीके से और उड़ जाएगा अगर आप इसे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा दोगे। फिर आपने पढ़ा किसका बनना, एटॉमिक ऑक्सीजन का। वो कैसे बनती है, क्लोरीन के साथ पानी को मिला दो तो एक तो एसिड मिल जाएगा, एक एटॉमिक ऑक्सीजन मिल जाएगी। ये एटॉमिक ऑक्सीजन कहाँ काम आती है, जब आपको किसी भी पदार्थ, जो रंगीन पदार्थ हो, उसका पानी गायब करना हो, उसमें से इसे पास करा दो, उसका कलर चला जाएगा। इसी को ब्लीचिंग कहते हैं, साफ करने। चलो दोस्तों, लास्ट में इसके यूजेस और देख लेते हैं। इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला, इन क्लॉथ इंडस्ट्री एज ब्लीच। अभी लास्ट में पढ़ा है आपने ब्लीच करने के लिए, तो यानी कपड़ों की फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। रंगीन कपड़ों को सफ़ेद कर देता है, कलर हटा देता है ना, तो क्लॉथ इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ब्लीच के लिए। फिर पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। जो रंगीन पेपर होते हैं ना, जिन पे कुछ लिखा विखा होता है, ख़राब होते हैं पेपर, उसमें से भी इस एटॉमिक ऑक्सीजन को पास कर दो तो क्या हो जाता है, साफ हो जाते हैं। तो दो तो यूज़ पड़ गए ब्लीच के, कहाँ कहाँ, एक तो कपड़ों की में और एक पेपर इंडस्ट्री में। तीसरा, जो पानी होता है ना दोस्तों, जो हम पीते हैं, दोस्तों जो पीने का पानी है ये भी तो गंदा होता है। आपने देखा होगा कि इस पानी में क्लोरीन गैस पास की जाती है साफ़ करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा दवाई का पानी आ जाता है हमारे नलों में, बोलता है आज तो पानी में दवाई की सी स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि वो क्लोरीन हटी नहीं, और कई बार क्लोरीन हटा देते हैं। तो साफ़ पानी को, यानी ड्रिंकिंग वाटर में से क्लोरीन को अगर हटाना हो, उसे प्योरीफाई करना हो, तो भी ये यूज़ किया जाता है। फिर चौथा, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी दोस्तों जो दवाइयाँ अपन लेते हैं ना, एंटीबायोटिक्स, वायरस को ख़त्म करने के लिए, आपके अंदर जो बीमारियां हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक लिया जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और फिर वापस इसे भी आप लेबोरेटरी में रख सकते हो रीएजेंट की फॉर्म। कितने यूज़ हो गए, दो तो ब्लीच के, एक तो कहा पेपर इंडस्ट्री में और क्लॉथ इंडस्ट्री में। फिर क्या पढ़ा, पीने के पानी को शुद्ध करने में। फिर क्या पढ़ा, एंटीबायोटिक की तरीके से, यानी रोगाणुनाशक के रूप में। और लास्ट में पढ़ा अब लेबोरेटरी में रीएजेंट। तो दोस्तों 3 पढ़ लिया हमने, सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसे और क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। फिर हमने पढ़ा लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम और क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो दोस्तों ये आज मैं 3 ही ले रही हूँ, और भी हैं जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पर पहले आपको इन 3 तक ज़रूर से पढ़ना है। दोस्तों अभी तक जितना भी ये चैप्टर कवर हुआ है, आपको ये बिल्कुल आपके नोट्स के फॉर्म में पढ़ना है, नोट्स खुद बनाने हैं। और दोस्तों इनकी PDF मैं आपको लिंक में सेंड कर दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन हाँ पढ़ना आप ही को पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से ही पॉइंट्स बनाकर ही पढ़ना है आपको, ठीक। अब आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और दूसरी बार लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना। अगली वीडियो में अपन फिर मुलाकात करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स के साथ। अभी ये ख़त्म नहीं हुए, सॉल्ट और पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।